हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 8, 8वां कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका हम आज हमारे जो चैप्टर में यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे वो हमारा मैटर है हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में या पेड़ पौधों के जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, उनके शरीर का निर्माण किस चीज से हुआ। जैसे कि एक भवन का निर्माण ईंट से होता है, उसी तरह हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इसमें तो पहला शब्द है कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल, कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मनुष्य के जीव जंतुओं के या सजीवों के शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल एक शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक, अब क्रियात्मक और संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? शरीर की संरचना का निर्माण करना, शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का निर्माण करना। अब कोशिका की जो स्पष्ट परिभाषा है वो ये है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। अब हम देखेंगे कि कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका आई कहां से। हमने ये तो देख लिया कि मनुष्य का, हमारा जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा शरीर कोशिका से बना होता है, ये सब कहते हैं, हमने पढ़ा है किताबों में। मैं भी बता रहा हूं कि हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। अब हम कैसे जानते हैं? क्या हम ऐसे तोड़ के बता सकते हैं कि ये कोशिका है? हम कैसे जानते हैं? सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो दोस्तों, एक महान वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के नाम के वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने भी, उनके दिमाग में भी यह आइडिया आया कि साले मनुष्य का शरीर बना तो बना कैसे, जीव जंतुओं का शरीर बना तो बना कैसे। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पेड़ होता है कॉर्क नाम के पेड़ की छाल को तोड़ा और उन्होंने उस छाल को स्लाइड पर लिया। स्लाइड पर लेकर उस कॉर्क में उन्होंने आवर्तन वाले सामान्य सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा कि उसके अंदर ऐसे कुछ बक्सेनुमा भाग पाए गए। कॉर्क की छाल को उन्होंने जब सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने ऐसे आकार के, बक्सेनुमा आकार के अलग अलग टुकड़े पाए। उन्होंने इन टुकड़ों को नाम दिया सेल नाम रखा। सामान्यतः ये देखे हुए टुकड़े क्या थे? ये जो थी मृत कोशिकाएं थी। ये जो रॉबर्ट हुक ने देखा, कॉर्क की छाल में जो देखा वो था मृत कोशिकाएं। और ये जो कोष्ठ थे, इन्होंने हर एक प्रत्येक अलग अलग जो भाग था, बक्सेनुमा आकार था, इस बक्सेनुमा आकार को उन्होंने कोष्ठक कहा। और ये कोष्ठक संयुक्त रूप से मिले हुए, उन्होंने देखा कि बहुत सारे कोष्ठक संयुक्त रूप से मिलकर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। अब कैसे होते हैं? हमने देखा कि भवन में जब ईंटों की चुनाई करते हैं तो ईंटें ऐसे लगाई जाती है, उसके ऊपर ईंट के ऊपर ईंट लगाई जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे भवन में ईंटें लगाई जाती है, उसी तरह से शरीर में कोशिकाएं इकट्ठी होकर हमारे शरीर का या जीव जंतुओं के शरीर का एक भवन की तरह निर्माण करती है। और हम देखा, अब कोशिकाएं कैसी होती है? कोशिकाएं, आपने देखा होगा कि मुर्गी का अंडा क्या होता है? मुर्गी का अंडा एक कोशिका है, एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा जो होता है वो है एक कोशिका, लेकिन वो कोशिका आकार में बड़ी होती है। इससे ये लगता है कि कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि मनुष्य के आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है, और उससे भी बड़ी आकार की साइज की कोशिकाएं भी पाई जाती है। जैसे कि एक कोशिका
हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर मुर्गी का अंडा, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखेंगे कि सजीवों में कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं की साइज, कोशिकाओं की संख्या अलग अलग कैसे होती है, और कोशिकाओं से क्या क्या निर्माण होता है, ये हम पूरा धीरे धीरे चैप्टर में देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि कोशिकाओं की संख्या। दोस्तों, इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर कोई भी ऐसा जीव जंतु, प्रत्येक सजीव जिसमें जीवन संभव है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और कोशिका से मिलकर बना होता है। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब अमीबा के अंदर एक ही कोशिका होती है, और जीवों की संख्या, जैसे जैसे जीवों का आकार बढ़ता जाता है तो जीवों की संख्या, जीवों के अंदर कोशिकाओं की संख्या अनगिनत होती जाती है। और एक और होती है आरबीसी, हमारे रक्त के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ये जो एकमात्र कोशिकाएं होती है। अब हमने देखा अमीबा, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ऐसी कई कोशिकाएं होती है, वो अलग से कोशिकाएं है, और ये कोशिकाएं एक तरह से अलग होकर काम नहीं कर सकती। इनको कार्य करने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। अब कोशिकाएं जब एक साथ एक से ज्यादा कोशिकाएं मिल जाती है, बहुत सारी, दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब एक जगह मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है? दोस्तों, किसी भी शरीर का निर्माण, किसी भी, जैसे कि हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का निर्माण शुरू होता है एक कोशिका से। एक कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और उसके बाद में एक कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है। अब हमारे सामने नया टॉपिक आया कि उत्तक। तो दोस्तों, उत्तक क्या होता है? हमने पिछले लाइन में बात की कि कोई भी एक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, तो उसके लिए बहुत सारी कोशिकाएं समूह में मिलती हैं, और समूह में जब कोशिकाओं का जो समूह बनता है वो समूह उत्तक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। और जब उत्तकों के बहुत सारे समूह मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। अब उत्तक, अकेले उत्तक भी काम नहीं कर सकते, उत्तकों के जो कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, उत्तक बहुत सारे मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अब अंग बना दिया, जैसे कि कोई भी हमारे हाथ की अंगुली बना दी कोशिकाओं से, उत्तकों से मिलकर, तो अंग भी अकेला तो काम नहीं कर सकता। अंग के बनाने बहुत सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करेंगे। तंत्र का निर्माण करेंगे, जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ऐसे बहुत सारे तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं। पर तंत्र जब तक सब एक साथ में नहीं होंगे तब तक भी शरीर पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। तो तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। बात शुरू कहां से होती है? कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यही साबित होता है कि कोई भी एक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। अब हमने देखा कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय और एक होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ है, ये सब जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये होते हैं एक कोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जैसे कि छोटे से छोटे जीव से लेकर जे छोटा भी जीव, चूहा, कोई भी मनुष्य, चूहा, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी है जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है वो सभी बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय जीव, अब कोशिकाओं की आकृति हम देखेंगे। हमने पढ़ा कोशिकाओं की संख्या अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, एक से लेकर असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है प्रत्येक सजीव के शरीर में। अब देखते हैं कि कोशिकाओं की आकृति। अब कोशिका, हमने पिछले अमीबा की बात की तो अमीबा की आकृति जो होती है अनियमित होती है। अमीबा किसी भी तरह से आकृति बदलता रहता है, एक बार ऐसे होता है तो एक बार ऐसे भी हो सकता है।
और अमीबा अपने भोजन ग्रहण करने के लिए आकृति बदलता है और अमीबा में पादाभ पाए जाते हैं जो चलने के काम आते हैं और भोजन करने के काम आते हैं। इसका मतलब अमीबा ऐसा है जो अनियमित आकार का होता है। और डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कोशिका अपने आकार को बदल दे सकती है। व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर के अंदर जो एक कोशिकाएं पाई जाती है रक्त के अंदर, वो अपना आकार को बदल देती है। व्हाइट ब्लड सेल आकार को बदल देती है। और कोशिकाओं के आकार की बात करें तो सामान्यतः कोशिकाओं का आकार गोल, चपटा, गोल, चपटा और चपटा गोल अथवा लंबा होता है। अब कौन कौन सी कोशिकाएं अलग उदाहरण के तौर पर देंगे ये तो एक अपन देखते हैं तर्कु रूपी कोशिका। तर्कु रूपी कोशिका, तर्कु रूपी के कोशिकाओं का मतलब होता है ऐसे आकार में ये। अब ऐसी हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं होगी, उदाहरण के तौर पर देखेंगे पेशी कोशिकाएं। हमारे हृदय के पास में जो पेशियां पाई जाती हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो तर्कु रूपी कोशिकाएं होती हैं। पेशी कोशिकाएं तर्कु रूपी कोशिकाएं होती है। दूसरा उदाहरण देखेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कैसी है? तंत्रिका कोशिका में अलग अलग शाखाएं पाई जाती है। आपने देखा होगा हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका आपने देखा होगा कैसे आकार में कैसे होती है? ऐसे आकार में, मतलब इनमें अलग अलग शाखाएं बटी होती है और यही शाखाएं अधिक होने के कारण तंत्रिका कोशिका है उसका आकार शाखान्वित आकार कहलाता है। और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में, मस्तिष्क में या शरीर में संवेदना नियंत्रण का कार्य करती हैं। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के या जीव जंतुओं के शरीर में संदेश, जो शरीर को प्राप्त होने वाले संदेश है उन संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और वापिस मस्तिष्क का जो सुझाव होता है वो सुझाव उस शरीर के अंग तक पहुंचाती है जिससे अंग को पता चले कि आगे क्या होने वाला है और क्या महसूस हो रहा है। अब हमने देखा कोशिकाओं की आकृति। अब देखेंगे कोशिकाओं की साइज। कोशिकाओं की साइज कितनी बड़ी हो सकती है? छोटी से लेकर कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है? दोस्तों कोशिकाओं का साइज 1 मीटर से 1 मीटर के 10वें लाख, 1 मीटर के 10 लाख में भाग के बराबर होता है। मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मीटर होता है, उस मीटर का 10 लाखवां भाग कोशिकाओं का आकार होता है। और इससे भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, मतलब अगर 10 लाखवां भाग है तो वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा। कोशिका को हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। और कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अब हम अगर बात करें कि सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो जीवाणु की जो कोशिका है वो 0.1 से 0.5, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर आकार की जो कोशिका है वो होती है जीवाणु कोशिका। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। और अब सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो 170 mm से 130 mm। ये कौन सी कोशिका होती है? हमने पहले अभी बताया जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है और उसका साइज जो है 170 mm से 130 mm। तो दोस्तों हमने कोशिकाओं के अलग अलग आकार पढ़े। अब कोशिकाओं का जो इसी के बाद में अगर बात करें कि कोशिकाओं का आकार या साइज जो होती है वो जंतु के आकार पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जैसे कि अगर चूहे में एक कोशिका सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखी जा सकती है, चूहा छोटा है उसकी कोशिका छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथी की कोशिका बहुत बड़ी हो। हाथी की कोशिकाएं भी चूहे की कोशिका की जितनी ही होगी और उसी तरह से वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा दिखाई देगी। क्योंकि हाथी बड़ा होता है इसका मतलब उसके कोशिकाएं संख्या में ज्यादा होती है, साइज में बड़ी नहीं होती है। अब बात करेंगे कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य। कोशिका की संरचना,
अब कोशिका की संरचना में हम बात करें तो हमने देखा कि कोशिका से उत्तक अंग तंत्र का निर्माण होता है। अब उत्तक क्या होते हैं? एक समान कोशिकाओं की समूह। उत्तक में जो सभी कोशिकाएं होती है, उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह। जैसे कि हमारे हाथ का जो ऊपर की त्वचा है वो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो ये उत्तक कहलाती है संयुक्त रूप से। अब कोशिकाओं के भाग देखें हम, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं? दोस्तों हमने देखा कि कोशिका होती है वो शरीर का निर्माण करती है। अब कोशिका के अंदर ऐसा क्या होता है? कोशिका के अंदर हम देखें तो मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए कोशिका, दिस इज ए सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? सेल के अंदर ये जो बाहरी आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में, जीव जंतुओं की कोशिका में जो पाया जाता है बाहरी आवरण वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली का काम क्या है? कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली का जो मुख्य काम होता है वो कोशिका के अंदर के जो भाग है, जैसे कि जीव द्रव्य है, केंद्रक है, जीव द्रव्य के अंदर कोशिकांग है, उन सब का सुरक्षा करना, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखना कोशिका झिल्ली का काम होता है। और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली अगर हम देखें कि अगर कोशिका के ऊपर झिल्ली नहीं हो तो पास वाली कोशिका का संबंध कोशिका के अंदर बना जाएगा, तो ये अलग से कोशिकाएं नहीं कहलाएगी। जब दोनों एक ही होंगे, जीव द्रव्य दोनों का अंदर का मसाला एक ही होगा, तो कोशिका दो अलग अलग थोड़ी होगी। तो इसके लिए कोशिका झिल्ली इन दोनों कोशिकाओं को अलग करती है। ये इस कोशिका झिल्ली का काम है। अब कोशिका झिल्ली कैसे होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है उसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। अब अगर पट्टी के रूप में करें तो कोशिका झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। अब इन रंध्रों का काम क्या है? रंध्रों का काम यह है कि दूसरी कोशिका से इस कोशिका के संबंध को बनाए रखना। कोशिका के जो पोषण के अवयव होते हैं, खाद्य अवयव होते हैं, उनका आवागमन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इन रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों का मतलब होता है छिद्र, इन छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका में दूसरी कोशिका से भोज्य पदार्थों का आवागमन होता है। अब बात की हमने कि कोशिका झिल्ली की। अब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के साथ में हम बात करेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति का मतलब होता है जो कोशिकांग, कोशिका झिल्ली के समान ही कोशिका भित्ति होती है, उसका कार्य भी कोशिकांगों को सुरक्षित रखना होता है, जीव द्रव्यों को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तुलना में दृढ़ और कठोर होती है। दृढ़ और कठोर क्यों होती है? क्योंकि ये जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। और पेड़ पौधों को आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे खुद ही कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कारण पेड़ पौधों की कोशिकाएं कठोर और दृढ़ होती हैं। अब आपने देखा होगा प्याज की झिल्ली, समझते हो प्याज की झिल्ली क्या होता है? प्याज को आपने छीलते वक्त देखा हो तो उसके अंदर एक पतली पानी के रंग की झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती है, आप भी ये सिंपल रूप से कहीं आपको सूक्ष्मदर्शी मिले तो उसके द्वारा अगर आपको प्याज की झिल्ली उतार कर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो आपको कोशिका भित्ति दिखाई देगी और कोशिकाएं अलग अलग भागों में दिखाई देगी। अब हमने देखा कोशिका के बाहरी भाग, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब उसके अंदर क्या होता है? अंदर को होता है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य, कोशिका द्रव्य के अंदर एक केंद्र होता है। अब जैसे कि ये कोशिका है, झिल्ली है, इसके अंदर ये केंद्रक है, इसके पास में जो भरा हुआ द्रव्य के रूप में जो पदार्थ पाया जाता है वो पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य का काम क्या है? कोशिका द्रव्य का काम, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि हरित लवक है, जैसे कि लाइसोसोम है, जैसे कि गोल्जिका है। ये सब कोशिका के अंग है। ये हम आगे 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 बड़े सिलेबस में पढ़ेंगे। ये जो कोशिका के अंग इसके अंदर पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको
नष्ट होने से बचाना, उनको समय समय पर भोजन उपलब्ध कराना जीव द्रव्य का काम होता है। और उनकी बाहरी आवरणों, बाहरी आघात से सुरक्षा करना कोशिका झिल्ली का काम होता है। तो उसके अंदर केंद्र पाया जाता है। केंद्र कैसा होता है? केंद्र एक घना गहरे रंग का काला गोलाकार धब्बा जो कोशिका के बराबर केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। अब केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक कोशिका में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है केंद्रक। और केंद्र के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्र के अंदर केंद्रिका, केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र क्या हो गया? आप तो कहोगे कि हमें समझ में नहीं आया सर, व्हाट इज द गुणसूत्र? क्रोमोसोम, व्हाट इज द क्रोमोसोम? अब गुणसूत्र क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि मनुष्य में किसी जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होने के लिए अगर कोई पेड़, ऐसे पेड़ की शाखाएं निकली हुई है, लकड़ी का है, पेड़ में पत्तियां पाई जाती है, तो वही उस पेड़ का बीज जब दूसरा पेड़ पैदा करता है तो उसमें उसी के समान वही पत्तियां लगती है और वही फूल लगते हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है? आपने देखा होगा मनुष्य के अंदर मनुष्य को अगर एक जीव से दूसरे जीव को पैदा करते हैं तो उसी के अंदर वो सभी गुण पाए जाते हैं जो उस जीव में पाए जाते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों ये जो केंद्रिका होती है इसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र आकार में ऐसे होते हैं, धागे नुमा। अब इन गुणसूत्रों के ऊपर एक छोटी सी इकाई पाई जाती है। गुणसूत्र की जो संरचनात्मक इकाई है, जो कोशिका की जो संरचनात्मक इकाई है, कोशिका की, हमने देखा शरीर की तो संरचनात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका की संरचनात्मक इकाई है जिसे जीन बोलते हैं। ये जीन एक ऐसी चीज है जो लक्षणों को, अगर हाथ का नाक है एक पेरेंट्स में तो उनके बच्चों में वो नाक के गुण ले जाने का कार्य जो करता है वो जीन करता है। एक शरीर का जो एक कोई भी हिस्सा, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक चीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो जीन कहलाती है। और जीन पाई जाती है गुणसूत्र में। जीन अलग अलग तरह के, अब आपने देखा होगा कि किसी मनुष्य में क्या कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम क्यों होती है? या किसी मनुष्य में अगर शरीर में किसी मनुष्य को, उसके पेरेंट्स को कोई बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखें तो HIV है, तो अगर उसके संतान में भी देखें तो हमें HIV मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि वही जीन, वही कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हुआ है, वो जीन के माध्यम से। मतलब लक्षणों के वाहक होते हैं, कोई भी लक्षण ले जाने का कार्य को करते हैं जीन। यही कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर, केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। कितनी छोटी आकार में हो सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पूरा बाहर का मसाला हमें नहीं दिखता तो इसके अंदर के मसाले एक इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा हम देख सकते हैं। अब हमने जीन के बारे में पढ़ा। अब सजीव कोशिका का जो समग्र ये जो भाग होता है अंदर का, ये जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य का मतलब होता है कोशिकाओं का अंदर का वो सब भाग जो कोशिका में क्रिया को सुचारू रूप से करता रहता है, वो जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य में कोशिका के अंग, कोशिका के केंद्र, कोशिका द्रव्य और सभी जो कोशिका के जो पार्ट्स है वो सब मिलकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट, इंग्लिश में बोले तो प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं। अब हमने देखा कि कोशिकाएं साइज में देखा। अब कोशिकाओं के अंग होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप आगे की सिलेबस में पढ़ेंगे। उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, सुना होगा नाम तो कहीं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सब कोशिका के अंग है। लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर अंग पाए जाते हैं। लाइसोसोम है, राइबोसोम है और गोल्जिका है, केंद्रक है। ये सब कोशिका के अंग जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। और हरित लवक कोशिकाओं के अंदर आप देखना हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कोशिका में उपस्थित हरित लवक के कारण होती है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, हरित लवक के कारण होती है। अब हम पहले कोशिका की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं
कोशिकाओं में अंतर लिखिए, क्या कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। अब आपने देखा कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली, हमने जो पढ़ा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब केंद्रक खुला पाया जाता है, केंद्र के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और वो कोशिकाएं कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जीवाणु की कोशिकाएं, जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है, प्रोटोजोआ की कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की जो केंद्रक होता है वो स्वतंत्र रूप में होता है, उसके अंदर उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली मतलब केंद्रक जो होता है उसके ऊपर का जो आवरण होता है वो कहलाता है केंद्रक झिल्ली। बात करें हम यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, मतलब वे कोशिकाएं जिनमें एक सुविकसित और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है वो कोशिकाएं कहलाती हैं यूकैरियोटिक। अब आपने देखा होगा कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है उसके अंदर कुछ खाली जगह पाई जाती है, उस खाली जगह को बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका 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 एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिक्तिका। रिक्तिका क्या है? रिक्तिका शरीर कोशिका द्रव्य के अंदर जो खाली स्थान पाए जाते हैं उन खाली स्थानों को बोलते हैं रिक्तिका। अब क्लोरोप्लास्ट का हमने देख लिया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है, उसके अंदर एक प्लेस्टिड ना पाया जाता है और वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है जिससे पौधों को भोजन उपलब्ध होता है। अब एक जो लास्ट में इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो दोस्तों पादप कोशिका में भी हमने देखा कि कोशिकांग पाए जाते हैं, सब वैसे ही कार्य करती है जैसे जंतु कोशिका करती है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? तो दोस्तों जंतु कोशिका हमने एक पहले ही पढ़ा था, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो दोस्तों कोशिकाओं में कोशिकाएं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और ये सब जो कोशिका के अंग है, ये कोशिका के अंग दोनों कोशिकाओं पर पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बल्कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि उसके स्थान पर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही छोटा सिंपल और सरल पाठ जो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड है और बहुत ही इजी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो आप क्लास से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों हम अगला पाठ पढ़ेंगे जीव जंतुओं में जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगला पाठ कंप्लीट होते ही हमारा 8th क्लास का सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम एक बहुत ही मनोरंजन की क्लास लेंगे, उसमें आप फुल एंजॉय करना, आगे शेयर करना। दोस्तों समझते रहिए और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।